दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 100 विकल्पी प्रश्न के विषय में समझा। अब हम प्रश्न संख्या 101 से प्रारंभ करते हैं इस पार्ट में, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी व रुद्रदामन द्वारा हराया गया था। यज्ञश्री सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण नाम दिया था। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला व दूसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था और वासिष्ठी पुत्र पुलमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य दिए गए हैं और दूसरी सूची में राजधानी। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो कि क्रमशः सही दिए गए हैं। यहाँ पर शुंग वंश के राज्य की राजधानी कौन थी? विदिशा थी। चेद वंश के राज्य की राजधानी कलिंग थी। सातवाहन राज्य के राजवंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। और कुषाण वंश के राज्य की राजधानी पुरुषपुर और पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर जो पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पर ये क्रमशः सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर पेशावर जो है ये अफगानिस्तान में पड़ता है, इसलिए इसमें मिलान कर लीजिएगा। पुरुषपुर, पेशावर ये अफगानिस्तान में है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडोफर्निस था। गोंडोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। तख्ते बही अभिलेख में गोंडोफर्निस की जानकारी मिलती है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। ये सभी तथ्य यहाँ पर सही दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा कि पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडोफर्निस था, कथन ये सत्य है। और अगला है, गोंडोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। और अगला है, तख्ते बही अभिलेख में गोंडोफर्निस की जानकारी मिलती है। ये भी कथन यहाँ पर सही दिया गया है। इस प्रकार ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? शकों ने, मौर्यों ने, गुप्तों ने या कुषाणों ने? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। कुषाणों ने प्राचीन भारत में सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। किसने? कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ अभिलेख दिया गया है और उनके दूसरी तरफ शासक दिए गए हैं। सारनाथ का बौद्ध प्रतिमा अभिलेख, और अगला है मथुरा स्तंभ अभिलेख, और अगला है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख व जूनागढ़ अभिलेख। इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रमशः सही दिए गए हैं एक दूसरे के सामने अभिलेख और उनके शासक। सारनाथ का बौद्ध प्रतिमा अभिलेख ये कनिष्क के शासनकाल में, और मथुरा स्तंभ अभिलेख हुविस्क के शासनकाल में। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख हेलियोडोरस के शासनकाल में, और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय निर्मित किए गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या उत्तर पश्चिम भारत में यवनों के शासनकाल में उपस्थित नहीं था? सुदूर व्यापार, कला तथा शिल्प उत्पाद का विस्तार, विस्तृत भू अनुदान या स्वर्ण मुद्राओं की प्रचुर उपलब्धता? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। विस्तृत भू अनुदान
ये उपस्थित नहीं था उत्तर पश्चिम भारत में यवनों के शासनकाल के समय। विस्तृत भू अनुदान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ईसा की आरंभिक शताब्दियों में निम्न में से किसने भारत के सामुद्रिक व्यापार में नया योगदान किया है? अपेक्षाकृत अच्छे प्रकार के पोतों या जल पोतों या पानी के जहाज़ों का निर्माण, विभिन्न स्थानों पर समुद्र की गहराई का ज्ञान, नौकायान का अधिक अच्छा प्रशिक्षण या मानसूनी हवाओं का ज्ञान। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न स्थानों पर समुद्र की गहराई का ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। हुविस्क के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं। पुरुषपुर पेशावर स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण अगिलस ने किया था। लेख युक्त और रूप चित्रांकित सिक्के सर्वप्रथम भारत में हिंद यूनानियों द्वारा जारी किए गए थे। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी उपरोक्त ये तीनों कथन जो दिए गए हैं यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या मौर्योत्तर काल में व्यापार के तीव्र विकास का मुख्य कारण बना? रोमन साम्राज्य की आवश्यकताएं, बैंकिंग प्रथा की सफलता, बेहतर सिक्कों का प्रचलन, राजाओं द्वारा प्रोत्साहन। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, रोमन साम्राज्य की आवश्यकताएं मौर्योत्तर काल में व्यापार के तीव्र विकास का मुख्य कारण बना था। कौन सा साम्राज्य? रोमन साम्राज्य की आवश्यकताएं होने के कारण ये व्यापार का तीव्र विकास हुआ इस समय मौर्योत्तर काल में। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? स्ट्रेबो ने, टॉलमी ने, हिप्पालस ने या एरियन ने? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, हिप्पालस ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दीघ निकाय 24 प्रकार के शिल्पों की चर्चा की गई है क्या इसमें? महावस्तु, इसमें 32 प्रकार के शिल्पों की चर्चा हुई है क्या? जातक 18 प्रकार के शिल्पों की चर्चा करता है क्या? मिलिंद पन्हो 75 प्रकार के व्यवसायों की चर्चा इसमें की गई है क्या? तो इसमें सही विकल्प होगा जो कि सुमेलित नहीं है यहाँ पर, वो है महावस्तु, जिसमें 32 प्रकार के शिल्पों की चर्चा के विषय में नहीं बताया गया है। इसलिए प्रश्नानुसार ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इसमें सूची फर्स्ट में दिया है वंश और सूची सेकंड में उनके संस्थापक। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, शुंग वंश का हो जाएगा पुष्यमित्र और कंड वंश का वासुदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक होगा सिमुख। शक वंश का संस्थापक मोगा या माउस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में प्रसिद्ध व्यावसायिक मार्ग उत्तरापथ किन दो शहरों के बीच था? उज्जैन एवं मथुरा के मध्य, पुरुषपुर एवं मथुरा के मध्य, या मथुरा एवं तक्षशिला के मध्य, या पुरुषपुर एवं तक्षशिला के बीच? तो प्रश्न संख्या 113 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा एवं तक्षशिला के मध्य कुषाण काल में प्रसिद्ध व्यावसायिक मार्ग उत्तरापथ स्थित था इन दो शहरों के बीच। कौन कौन से? मथुरा एवं तक्षशिला के बीच। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट में वंश और सूची सेकंड में अंतिम शासक दिए गए हैं, इनका सुमेलन करना है प्रश्नानुसार। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, शुंग वंश में देवभूति अंतिम शासक था और कंड वंश में अंतिम शासक था सुशर्मा। हिंद यवन वंश में
हर्मियस नामक व्यक्ति अंतिम शासक था और शक शासनकाल में अंतिम शासक हुआ रुद्र सिंह तृतीय। तो ये क्रमशः बिल्कुल एक दूसरे के समक्ष सामने दिए गए हैं जो कि सही हैं, इसलिए प्रश्न का विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन किन वस्तुओं का मौर्योत्तर काल में रोम को निर्यात किया जाता था? काली मिर्च, मोती, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, इत्र एवं चंदन। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। ये सभी चीजें जो थीं, ये सभी वस्तुएं जो थीं, ये मौर्योत्तर काल में रोम को निर्यात की जाती थीं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन प्रयाग प्रशस्ति है। दूसरा है, प्रयाग प्रशस्ति रविकीर्ति ने लिखी है। तीसरा है, V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो इसका उत्तर हमें कूट के माध्यम से बताना है। इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला व तीसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। पहला कथन क्या कहता है कि समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। और तीसरा कथन भी सही है, वो है कि V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, या समुद्रगुप्त का अथवा कुमारगुप्त का? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त द्वितीय को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, जो था देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय देवगुप्त भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वल्लभी संवत अभिन्न है विक्रम संवत से, शक संवत से, या गुप्त संवत से अथवा हर्ष संवत से? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। गुप्त संवत से संबंधित था वल्लभी संवत। गुप्त संवत भी कहा जाता है, गुप्त संवत वल्लभी संवत को। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समुद्रगुप्त के पास लंका नरेश मेघवर्मन ने दूत मंडल भेजा था। मेघवर्मन ने नालंदा में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया और समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। मेघवर्मन ने नालंदा में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। ये कथन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। बाकी कथन ए, कथन सी व कथन डी के अंतर्गत जो तथ्य दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन कूट के माध्यम से करें। पहला बिंदु है, कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से दसपुर आने वाली श्रेणी रेशमी कपड़े का व्यापार करती थी। दूसरा है, नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। तीसरा है, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के अंतिम वर्षों में पुष्यमित्र हूणों के भीषण आक्रमण हुए। तो प्रश्न संख्या 120 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी ये कथन संख्या 1, 2, 3 ये तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया था। शकों को हराने के उपलक्ष्य में शकारी की उपाधि ग्रहण की तथा सोने के सिक्के भी चलाए। इसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जो कि यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। तो ये है क्या? ऑप्शन सी, शकों को हराने के उपलक्ष्य में शकार की उपाधि ग्रहण की तथा सोने के सिक्के चलाए। ये कथन यहाँ पर सही नहीं है।
शेष कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र गुप्त शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के, कुमारगुप्त प्रथम के, या स्कंदगुप्त के, या कुमारगुप्त द्वितीय के? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम के। इसमें प्रश्न पूछा गया है, किस एकमात्र गुप्त शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन नहीं मिलता? तो वो है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में जारी किए गए सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन नहीं मिलता। किस एकमात्र गुप्त शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है? तो वो है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में जारी सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है, किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त व कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो सिक्के जारी हुए उन पर कार्तिकेय का अंकन नहीं मिलता है। इसलिए यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, रुद्रदामन ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या स्कंदगुप्त ने? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त ने बनाया था पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्मारक गुप्तों से संबंधित नहीं है? बाघ की गुफाएं, महाबलीपुरम का गुफा मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, या सारनाथ का धमेख स्तूप? तो इसमें सही विकल्प होगा महाबलीपुरम गुफा मंदिर। ये गुप्तों से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी, महाबलीपुरम का गुफा मंदिर गुप्तों से संबंधित स्मारक नहीं है। शेष सभी यहाँ पर गुप्तों से संबंधित स्मारक हैं, जैसे बाघ की गुफाएं, भूमरा का शिव मंदिर, सारनाथ का धमेख स्तूप। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, एरण अभिलेख? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, प्रयाग प्रशस्ति, जिसके अंतर्गत भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए देवपुत्र, गौलमिक, कुल्यावाप और आहार। ये सूची फर्स्ट में दिया गया है और सूची सेकंड में इन्हीं के समक्ष भूमि मापक इकाई, प्रशासकीय इकाई, राजकीय उपाधि, राज कर्मचारी। तो इनका मिलान करिएगा इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। यानी देवपुत्र के समक्ष हो जाएगा राजकीय उपाधि, बिंदु 3 हो जाएगा देवपुत्र के समक्ष राजकीय उपाधि, और गौलमिक के समक्ष होगा राज कर्मचारी, बिंदु 4, और कुल्यावाप के समक्ष होगा बिंदु 1 भूमि मापक इकाई, और आहार के समक्ष होगा बिंदु 2 प्रशासकीय इकाई। इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का इतिहास से संबंधित ही निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला बिंदु है, नालंदा गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था। दूसरा है, त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय गुप्त काल में हुआ। इसे कूट के माध्यम से इसका उत्तर बताना है। इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। ये दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं कि नालंदा गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था, ये भी कथन सही है, और दूसरा भी सही है, त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय गुप्त काल में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी निधि गुप्त शासकों की सबसे बड़ी निधि थी? बस्ती निधि, बयाना निधि, हाजीपुर निधि, या कोटवा निधि? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बयाना निधि। ये गुप्त शासकों की सबसे बड़ी निधि थी। कौन सी? बयाना निधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सर्वप्रथम सोने का सिक्का मौर्यों ने चलाया था।
कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए। सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय गुप्तों को दिया जाता है। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्के के लिए दीनार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये पूछा गया है। तो इसमें पहला कथन ऑप्शन ए के अंतर्गत सही नहीं है कि सर्वप्रथम सोने का सिक्का मौर्यों ने चलाया था। ये बिल्कुल गलत कथन दिया गया है। बाकी ऑप्शन बी सी डी के अंतर्गत जो तथ्य दिए गए हैं वो पूर्णतया सत्य हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। उस समय गुप्त वंश का शासक था। किसके समय? जब चीनी यात्री फाहियान भारत यात्रा पर आया था, उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय भारत में गुप्त वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, अपने वृतांत में फाहियान उल्लेख नहीं करता। मध्य देश में शांति और व्यवस्था का, दंड न्याय की कठोरता का, चांडालों की स्थिति का या आम लोगों में निरामिषता का? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी दंड न्याय की कठोरता का। अपने वृतांत में फाहियान उल्लेख नहीं करता है। दंड न्याय की कठोरता का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? समुद्रगुप्त संगीत का महान प्रेमी था। चंद्रगुप्त द्वितीय को कविराज कहा गया है। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। ह्वेनसांग ने कुमारगुप्त का नाम सक्रादित्य बताया है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को कविराज कहा गया है। ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। शेष सभी कथन सही दिए गए हैं कि समुद्रगुप्त संगीत का महान प्रेमी था, तो ये भी तथ्य सही है। और ऑप्शन सी भी सही है, ये है कि कहोम स्तंभलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। और अगला ऑप्शन डी ह्वेनसांग ने कुमारगुप्त का नाम सक्रादित्य बताया है, तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिलेख में कालिदास, भारवी एवं रविकीर्ति के नाम का उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में, पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख में, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, या फिर यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख में? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख में। प्रश्न क्या था? निम्न में से किस अभिलेख में कालिदास, भारवी एवं रविकीर्त के नामों का उल्लेख मिलता है? तो ये है पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख, जिसमें इन तीनों तत्कालीन कवियों के नाम का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? कालिदास, भारवी व रविकीर्ति। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। जिसमें पहला कथन है, गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण भूमि कर संग्रह करने वाले अधिकारी थे। और दूसरा तथ्य है, कारणिक भू अभिलेखों को सुरक्षित रखता था। जैसे वर्तमान में अब लेखपाल भू अभिलेखों को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार तब कारणिक भू अभिलेखों को सुरक्षित रखता था। क्या ये कथन सही हैं? तो ये हमें कूट के माध्यम से इनका उत्तर बताना है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, पहला और दूसरा। यानी ये उपरोक्त दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं कि गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण भूमि कर संग्रह करने वाले अधिकारी थे। जैसे अब वर्तमान में अमीन भूमि कर को संग्रह करने वाले अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार कारणिक भू आलेखों को सुरक्षित रखता था। ये दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? पहला बिंदु है, व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रगति के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कला एवं साहित्य के क्षेत्र में
प्रगति होने के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का पता कैसे चलता है? शिक्षा में कमी के कारण, संपत्ति के अधिकार का अभाव होने के कारण, पर्दा प्रथा होने के कारण या सार्वजनिक जीवन का अभाव होने के कारण। जिसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, संपत्ति के अधिकार का अभाव होने के कारण गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का पता चलता है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में हिंदू धर्म के किन किन पक्षों का विकास हुआ? मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई और यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया, वैष्णव तथा शैव धर्मों का समन्वय हुआ या उपरोक्त सभी। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुप्तों के पतन के पश्चात निम्न में से किन किन राजवंशों का उदय हुआ? वल्लभी के मैत्रेयों का या कन्नौज के मौखरी का या थानेश्वर के वर्धनों का या बंगाल के गौड़ शासकों का। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी उपरोक्त सभी जो बिंदु 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं, ये सभी गुप्तों के पतन के पश्चात इन राजवंशों का उदय हुआ। इनमें हैं कौन कौन? वल्लभी, कन्नौज के मौखरी, वल्लभी के मैत्रेय और कन्नौज के मौखरी, थानेश्वर के वर्धन, बंगाल के गौड़, इन सभी का उदय हुआ गुप्तों के पतन के बाद। अगला प्रश्न है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त तृतीय, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त। तो इसमें अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त तृतीय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो ये हो गया विष्णुगुप्त तृतीय। अगला है, निम्न में से कौन गुप्त काल में न्यायाधीश नहीं था? दंडनायक, महानायक, महादंडनायक या दंडपाशिक या सर्वदंडनायक। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, दंडपाशिक जो होता था वो गुप्त काल में न्यायाधीश नहीं था, बाकी सब न्यायाधीश थे। ये दंडनायक, महादंडनायक व सर्वदंडनायक ये सभी न्यायाधीश के पद नाम थे तत्कालीन। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला बिंदु है, वल्लभी मैत्रक शासकों की राजधानी थी। वल्लभी की स्थापना मैत्रक वंशी भट्टार्क ने की थी। वल्लभी एक प्रसिद्ध व्यापारिक एवं शैक्षणिक केंद्र था। तो इसमें सही विकल्प बताना है, तो ये है सही विकल्प ऑप्शन डी, ये सभी, यानी ये सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शासक मंदसौर अभिलेख से संबंधित हैं? यशोवर्मन, बंधुवर्मन, कुमारगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा व तीसरा, यानी यशोवर्मन, बंधुवर्मन व कुमारगुप्त प्रथम। ये ऐसे शासक थे जिनका मंदसौर अभिलेख में वर्णन मिलता है या इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? रत्नावली, नागानंद, हर्षचरित, प्रियदर्शिका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षचरित। ये ऐसी रचना है जो हर्ष द्वारा रचित नहीं है। तो हर्षचरित की रचना को किसने, इसके रचनाकार कौन है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, जिससे आपको ये सदैव स्मृति में बना रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न शासकों में अश्वमेघ यज्ञ करता कौन है? पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, प्रवरसेन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अश्वमेघ यज्ञ करता इनमें से कौन कौन से हैं? तो इसमें ये सभी अश्वमेघ यज्ञ करता शासक हैं कौन कौन से?
पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, प्रवरसेन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, इन सभी ने अपने अपने शासन में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई, जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई या तांत्रिक क्रियाकलापों में इस समय वृद्धि हुई? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। गुप्तोत्तर काल सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। ये कथन यहाँ पर ऑप्शन सी के अंतर्गत दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भिलसा या विदिशा, कान्यकुब्ज, कानपुर, प्रतिष्ठान, पैठन, स्थानेश्वर, थानेश्वर। तो इसमें सही विकल्प सुमेलित जो नहीं है वो है ऑप्शन बी, कान्यकुब्ज, कानपुर। ये कानपुर का प्राचीन नाम नहीं है कान्यकुब्ज। बाकी सब सही दिए गए हैं। भिलसा विदिशा हो गया है, प्रतिष्ठान को पैठन कहा जाता है, स्थानेश्वर को अब थानेश्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, या थानेश्वर तथा वल्लभी में, अथवा वल्लभी तथा प्रयाग में? तो ये किया था ऑप्शन ए, कन्नौज तथा प्रयाग में। किसने? हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पर? कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो ये कथन सही है। ह्वेनसांग को हर्ष के दरबार में ताई सुंग ने भेजा था। ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। बाकी ऑप्शन सी कहता है, ह्वेनसांग ने पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय कांची की यात्रा की थी। तो ये भी कथन सही दिया गया है। अगला है, ह्वेनसांग ने भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ सीयूकी लिखा था। तो ये भी तथ्य यहाँ पर सही दिया गया है। सीयूकी नामक पुस्तक की रचना ह्वेनसांग के द्वारा ही की गई थी। तो ये यहाँ पे सही होगा, और ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन ए भी सही है। किंतु जो कथन प्रश्नानुसार ऑप्शन बी में दिया गया है कि ह्वेनसांग को हर्ष के दरबार में ताई सुंग ने भेजा था, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में राजवंश, सूची सेकंड में उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो इसमें सही विकल्प इन कूट के माध्यम से बताना है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वो है पुष्यभूति। और मौखर वंश के राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ईशान वर्मा। वाकाटक राजवंश के संस्थापक का नाम था विंध्य शक्ति। और कदंब राजवंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन। ये ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सूची में मिलान में ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? अशोक को, समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, या फिर हर्षवर्धन को? तो ये दिया जाता है हर्षवर्धन को। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। हर्ष ने अपनी बहन का विवाह गौड़ नरेश शशांक के साथ किया था। मौखरी नरेश ग्रहवर्मा ने हर्ष के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या कर दी थी।
तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी सही उत्तर का चयन करें इन कथनों में से, तो ये कोई भी सही कथन यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मृति ग्रंथों को काल क्रमानुसार सजाएं। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, नारद बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा, पहला, तीसरा, फिर पांचवा और उसके बाद सबसे अंत में चौथा आ जाएगा बिंदु। तो सबसे पहले कौन सा कालक्रम के अनुसार होगा, तो वो है मनु स्मृति, उसके पश्चात याज्ञवल्क्य स्मृति और उसके बाद नारद स्मृति, फिर है पराशर स्मृति और अंत में बृहस्पति स्मृति। ये कालक्रम इनका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तरकालीन भूमि संबंधी संरचना के विषय में निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है। भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग का उदय, अधीनस्थ कृषकों की समृद्धि, राजवंश का निर्बाध भूस्वामित्व, कृषि भूमि का विस्तार। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, राजवंश का निर्बाध भूस्वामित्व। ये कथन यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं, ऑप्शन सी को छोड़कर शेष सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का पहला उल्लेख ओसनम स्मृति में मिलता है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। यानी उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पे जो दिए गए हैं वो सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, सामंतवादी प्रथा का महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ। जाति प्रथा में स्थायित्व या हस्तशिल्पों का विकास, खेती योग्य भूमि का विस्तार अथवा व्यापार का विकास। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, खेती योग्य भूमि का विस्तार। सामंतवादी प्रथा का महत्वपूर्ण परिणाम हुआ कौन सा, खेती योग्य भूमि का विस्तार। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। गुप्तोत्तर काल में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया है। महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र था। तो इसमें सही विकल्प बताना है इस कूट के माध्यम से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं कि गुप्तोत्तर काल में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया था और महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र था। इसलिए दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग द्वारा वर्णित सामाजिक रीति रिवाजों में कौन सा असत्य है। पहला कथन है, विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी, उच्च वर्गों में संभवतः पर्दा प्रथा थी। तीसरा है, सती प्रथा की जानकारी थी और ऑप्शन डी कहता है अंतर जातीय विवाह की अनुमति नहीं थी। तो इसमें सही विकल्प होगा बी, विकल्प बी, उच्च वर्गों में संभवतः पर्दा प्रथा थी। ये रीति रिवाजों में असत्य कथन यहाँ ह्वेनसांग द्वारा वर्णित सामाजिक रीति रिवाजों में ये नहीं कहा गया है। ह्वेनसांग ने ये वर्णित अपनी पुस्तक में नहीं किया है, या इसका विवरण इसने नहीं दिया है। किसने, ह्वेनसांग ने। किस चीज का, कि उच्च वर्गों में संभवतः पर्दा प्रथा थी। ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्नानुसार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण सेन की सभा में निम्न में से कौन से विद्वान रहते थे। जयदेव, धोई, गोवर्धन, हलायुध। तो इसमें ऑप्शन डी, ये सभी रहते थे। ऑप्शन डी, जयदेव, धोई, गोवर्धन, हलायुध, ये लक्ष्मण सेन की सभा में ये विद्वान रहते थे, उपरोक्त चारों। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। कांची के विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का
निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो इसमें सही विकल्प बताना है तो वो है ऑप्शन सी, पहला दूसरा उपरोक्त तो दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। सॉरी। अगला प्रश्न है, चोल काल में कुर्रम क्या थे? संगीतकार, ग्राम संघ, राज्याधिकारी या मंदिर निर्माण शिल्पी? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम संघ थे। चोल काल में कुर्रम क्या कहलाते थे? ये ग्राम संघ कहलाते थे। कुर्रम ग्राम संघ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विग्रहराज बीसल देव ने अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा कहता है विल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित लिखा। विल्हड़ को हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था, या उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, विल्हड़ को हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था। तो ये कथन यहाँ पर असत्य दिया गया है, शेष कथन सही दिए गए हैं ऑप्शन डी को छोड़कर, बी डी को छोड़कर। सॉरी, ये निम्न कौन सा कथन असत्य है निम्न में से? विग्रहराज बीसल, इसमें तो असत्य है, विल्हड़ को हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल सेना का भाग नहीं था? नौसेना, युद्ध प्रयोज्य हाथी, रथ, पैदल सेना? तो इसमें सही विकल्प होगा रथ, जो कि चोल सेना का भाग नहीं था। कौन? रथ। बाकी नौसेना इनका भाग थी। युद्ध प्रयोज्य हाथी भी इसमें इनकी सेना में होते थे, पैदल सेना भी होती थी, किंतु रथ नहीं उपयोग करते थे। कौन? चोल सेना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शैलेंद्र शासक ने नालंदा में एक मठ का निर्माण करवाया तथा इसके रख रखाव के लिए पाल सम्राट देवपाल से 5 ग्राम देने का निवेदन किया? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, बालपुत्र देव। बालपुत्र देव, ऑप्शन बी यहाँ प्रश्नानुसार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पाल शासक धर्मपाल ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। गुजराती कवि सोड्डल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामीन कहा है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पहला व दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं कि पाल शासक धर्मपाल ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है, तथा दूसरा भी सही है, गुजरात कवि सोड्डल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामीन कहा है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? देवपाल के शासनकाल में, या विग्रहपाल के शासनकाल में, अथवा महीपाल सेकंड के शासनकाल में, या फिर रामपाल के शासनकाल में? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, रामपाल के शासनकाल में बंगाल में कैवर्त विद्रोह हुआ था। ऑप्शन डी, रामपाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक दंतदुर्ग ने किस स्थान पर हिरण्यगर्भ दान किया था? उज्जैनी में, कन्नौज में, मथुरा में, या अजमेर में? तो ये किया था उज्जैनी में। राष्ट्रकूट शासक दंतदुर्ग ने किस स्थान पर हिरण्यगर्भ दान किया था? तो ये किया था उज्जैनी में। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। राजवंश दिया है, दूसरी सूची में राजधानियां दी गई हैं। तो चालुक्य वंश की राजधानी क्या त्रिपुरी है, या कलचुरी वंश की राजधानी क्या अन्हिलवाड़ है, या परमार राजवंश की राजधानी अजमेर है, या चौहान राजवंश की राजधानी धारा है? इनका मिलान करना है, क्या ये सही है या गलत हैं कुछ? तो इनमें सही है ऑप्शन बी, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। यहाँ पर सही होगा दूसरा, पहला और चौथा, तीसरा। चालुक्य वंश के सामने बिंदु 2 अन्हिलवाड़ राजधानी हो जाएगी। चालुक्यों की राजधानी कौन थी? तो ये थी अन्हिलवाड़। और कलचुरी राजवंश की राजधानी त्रिपुरी। परमार राजवंश की राजधानी धारा थी। और चौहान राजवंश की राजधानी
अजमेर राजस्थान थी। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर प्रश्नानुसार सही हो जाएगा, जिसमें इनका सही मिलान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ कुल 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, राजेंद्र प्रथम की उपाधि पंडित चोल थी। किसकी? राजेंद्र प्रथम की उपाधि पंडित चोल थी। कुलोतुंग की उपाधि त्याग समुद्र थी और चोल शासक अधिराजेंद्र की हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। पहला कथन कहता है कि राजेंद्र प्रथम की जो उपाधि थी वो पंडित चोल नामक उपाधि थी, और तीसरा भी सही है, चोल शासक अधिराजेंद्र की हत्या क्रुद्ध भीड़ के द्वारा कर दी गई थी। तो ये दोनों कथन सही दिए गए हैं बिंदु 2 को छोड़कर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजवंश कन्नौज पर आधिपत्य हेतु त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल नहीं था? चोल राजवंश या पाल राजवंश, प्रतिहार राजवंश या फिर राष्ट्रकूट राजवंश, इनमें कौन सा शामिल नहीं था? तो ये नहीं शामिल होने वालों में था चोल राजवंश, जो कि कन्नौज पर आधिपत्य के लिए जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था उसमें चोल राजवंश शामिल नहीं हुआ था, किंतु पाल वंश, प्रतिहार वंश व राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों वंश इस कन्नौज पर आधिपत्य करने हेतु इस त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल थे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूत यशोवर्मन, हरिसेन हर्षवर्धन, दंडी नरसिंह वर्मन। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिसेन हर्षवर्धन। ये सुमेलित यहाँ पर नहीं है। कौन सा? हरिसेन हर्षवर्धन। शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं, जैसे रविकीर्त पुलकेशिन द्वितीय ये सुमेलित है, और भवभूति इसे यशोवर्मन भी कहा जाता है, और दंडी इसे नरसिंह वर्मन भी कहते हैं। तो ये सुमेलित है सिवाय ऑप्शन सी के, जो कि प्रश्नानुसार सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण को विफल किया था। महमूद गजनवी द्वारा सिंध में अरबों को विस्थापित कर दिया गया था। राष्ट्रकूटों एवं अरबों में मित्रता थी। गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र ने महमूद गजनवी को पराजित किया था। इनमें कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। इसमें असत्य कथन है ऑप्शन डी, गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र ने महमूद गजनवी को पराजित किया था। तो ये कथन यहाँ पर गलत है। शेष ए बी सी कथन सही दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजवंश एक तरफ संस्थापक हैं। चंदेल राजवंश क्या नन्नुक संस्थापक था, या कलचुरी राजवंश का क्या कोक्कल राज संस्थापक था, और गढ़वाल राजवंश का संस्थापक क्या चंद्रदेव था, या राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक विजयालय था? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 172 का ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक विजयालय था। ये सुमेलित नहीं है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। अगर ये आप लिखकर बताएंगे तो निश्चित ही मेरा दावा है कि आप ये इसे कभी भूल नहीं पाएंगे कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। ये ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, 800 से 1200 ईस्वी तक भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या रही थी? सामंतवाद या उदारवादी या समतावादी या फिर गणतंत्रात्मक? कौन सी विशेषता थी इसमें? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 800 से 1200 ईस्वी तक भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता थी सामंतवाद। इसकी विशेषता थी सामंतवादी। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों में वर्णित
वे कौन से राजपूत वंश हैं जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई गई है? चौहान, प्रतिहार, चालुक्य या फिर परमार या ये सभी? ये कूट के माध्यम से बताना है। इसमें प्रश्न संख्या 174 है आपके समक्ष, पार्ट 2 के अंतर्गत ये हम आपके समक्ष हैं। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। चौहान, प्रतिहार, चालुक्य और परमार ये चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में वर्णित ऐसे राजपूत वंश हैं जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई गई है। किनकी? चौहानों की, प्रतिहारों की, चालुक्यों की और परमारों की। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज का मध्यकालीन समाज में रूपांतरण मुख्यतः हुआ था भूमि अनुदानों की व्यवस्था के कारण या उच्चतर जातियों की स्थिति में ह्रास के कारण, कमी के कारण, या धार्मिक क्रियाकलापों में वृद्धि के कारण, या अतिरिक्त अन्न उत्पादन में कमी के कारण? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि अनुदानों की व्यवस्था के कारण। प्राचीन भारतीय समाज का मध्यकालीन समाज में रूपांतरण मुख्यतः हुआ था भूमि अनुदानों की व्यवस्था के कारण। प्रश्नानुसार यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने चीन में व्यापारिक शिष्टमंडल भेजे थे? धर्मपाल ने, मिहिर भोज ने, राजराज प्रथम ने या राजेंद्र प्रथम ने? तो ये भेजे थे राजराज प्रथम व राजेंद्र प्रथम ने, जो कि विकल्प बी के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। इन्होंने चीन में व्यापारिक शिष्टमंडल भेजे थे। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में या श्वेताश्वतर उपनिषद में? तो इसका सही विकल्प होगा छांदोग्य उपनिषद में इनका उल्लेख किया गया है। किसका? देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में। छांदोग्य उपनिषद यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सामान्यतः शिक्षा के द्वार सभी द्विजों के लिए खुले थे, पर वेदों का अध्ययन मुख्यतः ब्राह्मण ही करते थे। दूसरा विकल्प है, गणित, व्याकरण एवं छंद शास्त्र के अतिरिक्त वेदों का अध्ययन शिक्षा के मुख्य विषय थे। आर्यों ने लेखन या लिपि प्रणाली विकसित कर ली थी। शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जो कि कथन यहाँ पर सत्य नहीं दिया गया है। ऑप्शन सी, आर्यों ने लेखन या लिपि प्रणाली विकसित कर ली थी। तो ये कथन पूर्णतया गलत दिया गया है। शेष ए, बी व डी कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर प्रश्नानुसार इसका उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम ये बहुविकल्पीय प्रश्न समझ रहे हैं। इसमें अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दर्शन दिए गए हैं और सूची सेकंड में उन दर्शनकारों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने इनकी दर्शन की व्याख्या की है या दर्शन इन्होंने जो दिया है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 179 है आपके समक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सांख्य दर्शन। तो ये कपिल मुनि के द्वारा, और न्याय दर्शन गौतम ऋषि के द्वारा, और मीमांसा ये जैमिनी के द्वारा, और वेदांत बादरायण के द्वारा। ये विकल्प ए के अंतर्गत क्रमशः सही तथ्य दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिलान कर लीजिए, एक दूसरे के समक्ष ये बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पंच रात्र पद्धति वैष्णव मत से संबंधित है। दूसरा है,
यह एक कर्मकांडीय पद्धति है। इस मत के अनुसार समस्त सृष्टि का अस्तित्व भगवान वासुदेव में सिमटा है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। ये सभी जो ये बिंदु क्रमशः 1 2 3 में दिए गए हैं ये बिल्कुल सही दिए गए हैं। पहला बिंदु है पंचरात्र पद्धति वैष्णव मत से संबंधित है, तो ये भी सही है। यह एक कर्मकांडीय पद्धति है, ये भी सही है। इस मत के अनुसार समस्त सृष्टि का अस्तित्व भगवान वासुदेव में सिमटा है, तो ये भी कथन प्रश्नानुसार सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर है अवतारवाद का प्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा, यानी ये दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। विशाखदत्त, वाराहमिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त, और इधर इनकी पुस्तकें दी गई हैं, तो इनकी रचना इनके द्वारा की गई है, तो इसका मिलान करना है। प्रश्न संख्या 182, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। विशाखदत्त इन्होंने नाटक की रचना करी थी, वाराहमिहिर इन्होंने गणित की रचना, और चरक के द्वारा चिकित्सा शास्त्र की रचना की गई, और ब्रह्मगुप्त इनके द्वारा खगोल विज्ञान की रचना की गई, जो कि ऑप्शन बी के अंतर्गत मिलान सही रूप से किया गया है। देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक है और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक, स्वप्नवासव दत्ता विशाखदत्त, शिशुपालवध माघ, किरातार्जुनियम भारवी। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वप्नवासव दत्ता विशाखदत्त। जो दिया गया है ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। शेष सभी सुमेलित हैं कि मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई? शूद्रक के द्वारा। शिशुपालवध माघ के द्वारा लिखा गया, और किरातार्जुनियम भारवी के द्वारा इसकी रचना की गई, सिवाय ऑप्शन बी के। स्वप्नवासव दत्ता विशाखदत्त द्वारा नहीं लिखी गई। तो ये किसके द्वारा लिखी गई, इसको हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न अभिलेखों में से कौन सा लकुलीस के पाशुपत मत पर प्रकाश डालता है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, या कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, या फिर स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। ये एक ऐसा अभिलेख है जो लकुलीस के पाशुपत मत पर प्रकाश डालता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित हैं। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ये सभी, यानी बिंदु 1 2 3 ये सभी बिंदु यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेदा शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरि का, भास्कराचार्य का, चरक का, या फिर सुश्रुत का? तो ये नहीं है भास्कराचार्य का, क्योंकि ये एक गणितज्ञ थे भास्कराचार्य। शेष सभी आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता थे, जैसे धन्वंतरि, चरक, सुश्रुत, भास्कराचार्य को छोड़कर। और 186 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न को सही कालानुक्रम में सजाएं। कलि संवत, गुप्त संवत, शक संवत, विक्रम संवत। कालानुक्रम से यहाँ पे आशय ये है कि सबसे पहले इनमें से कौन सा संवत आया और सबसे अंत में कौन आया, इनके मध्य में कौन आया, तो ये क्रमशः बताना है। तो प्रश्न संख्या 187 में ऑप्शन हो जाएगा सी।
पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो सबसे पहले आएगा कलि संवत और उसके बाद विक्रम संवत और उसके बाद शक संवत, फिर आया गुप्त संवत सबसे अंत में इनमें से। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। शिक्षा केंद्र दिया गया है सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में उनके संस्थापक दिए गए हैं। नालंदा प्राचीन भारत की शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, नालंदा और तक्षशिला, जिनमें पहला बिंदु है नालंदा, दूसरा ओदंतपुरी, तीसरा है विक्रमशिला और चौथा है वल्लभी। इनका मिलान करना है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। यानी नालंदा के समक्ष हो जाएगा बिंदु 2 कुमारगुप्त, यानी नालंदा शिक्षा केंद्र जो था उसके संस्थापक थे कुमारगुप्त और ओदंतपुरी के संस्थापक थे गोपाल, विक्रमशिला के संस्थापक थे धर्मपाल, वल्लभी के संस्थापक थे भट्टारक। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर ये सुमेलन करने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसका मनन अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? अजंता में, कार्ले में या कन्हेरी में अथवा राजगृह में? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कन्हेरी में बौद्ध गुफाएं हैं। कितनी? 100 से अधिक, 100 से अधिक गुफाएं हैं। कहाँ पर? कन्हेरी में। अब ये आपको बताना है कमेंट करके कि कन्हेरी कहाँ पर स्थित है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, एवं इस श्रृंखला का प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न है। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः हैं कैसे? शैव धर्म से संबंधित हैं एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल KDGS पॉइंट सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे हमारे वीडियो की जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। और अपने YouTube चैनल में, अपने YouTube मंच पर बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक यथासमय पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।